देखो चैप्टर है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको रिवाइज करते हैं आज। सबसे पहले इसकी मीनिंग हमने पढ़ी थी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग हमने पढ़ी थी। इसे मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस। ऐसी गाइडलाइंस है ये, ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है। आप फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस हैं। किस लिए, क्या हेल्प करती हैं? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे डिराइव होते हैं? इन्हीं के थ्रू होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनसे क्या डिराइव होते हैं? जो आप कंपनी में काम करेंगे वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहीं से डिराइव होंगे। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एक कंपनी में डिसीजन लेना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट को बनाऊँ, मतलब बाई करके सेल करूं या उसको मैन्युफैक्चर करके सेल करूं, तो ऐसे डिसीजन लेने के लिए मुझे कुछ अपने पास्ट में प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए ताकि मैं ऐसे डिसीजन ले पाऊँ। जैसे कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कंप्यूटर बनाती है, तो कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं, तो जरूर थोड़ा ना एक कंपनी सारे पार्ट्स बना के बेचती है। वो मेन चीज़ खुद बनाती है जिसका वो उसमें कोर कॉम्पिटेंसी है, और बाकी फिर चीज़ें वो मार्केट से किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से परचेस करके बनाती है, बेचती है। तो ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली। क्लियर? उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बताइए क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कैसे होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या है? सबसे पहला क्या कहता है, ये एक क्या है, बोलिए, जनरल गाइडलाइंस हैं। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये कैसे फॉर्म हुए? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, प्रैक्टिस के बेसिस पे। ठीक है, ये कॉन्टीजेंट है। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है? ये सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, कॉन्टीजेंट होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसका हम एप्लीकेशन टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट फीचर क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हम टाइम टू टाइम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। कभी हम एज इट इज़ फुल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, कभी हम पार्शियल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह सेम एप्लीकेबल है। ये कॉज एंड इफेक्ट पे बेस हैं। ये बिहेवियरल है। बिहेवियरल मतलब हम एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमको दे। क्लियर? एक और फीचर था मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देना आसान होता है। जैसे मैंने बताया ना, कोई वर्कर है, अब उसको आगे चल के एक ट्रेंड मैनेजर कैसे बनाओगे? जब उसको आप ट्रेनिंग दोगे। और ट्रेनिंग कैसे देंगे? हम प्रिंसिपल्स के थ्रू देंगे। हम उसको प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल पे। चलो, फ्यूल के प्रिंसिपल हमने कितने पढ़े थे? फ्यूल के प्रिंसिपल बताइए। 14 प्रिंसिपल। कितने? 14 प्रिंसिपल। फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं। वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले क्या प्रिंसिपल दिया है? काम को बांट लो, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांटने से क्या होगा? जो जिसमें एक्सपर्ट होगा वो उसी को वो काम दिया जाएगा और वो काम बढ़िया तरीके से होगा। दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल कहता है क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो किसी को ज़्यादा पावर देनी है और ना ज़्यादा किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, दोनों का ऑप्टिमम बैलेंस रखना है। उसके बाद प्रिंसिपल, किस चीज़ का? प्रिंसिपल, सॉरी। उसके बाद है डिसिप्लिन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई थी, क्या थी वो बताओ? कमिटमेंट्स। क्या लिखा हुआ था? डिसिप्लिन के अंदर क्या है? कमिटमेंट्स। मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों को अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, दोनों को अपनी कमिटमेंट्स ओबे करनी है। जिसका जो दायित्व है वो पूरा करेगा। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ हमने एक साथ किया था। बताओ क्या थे फोर्थ और फिफ्थ? सामने बुक खोल के रखेंगे आप अपनी, जो भी आप जिससे बुक पढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ, कमांड का मतलब है एक एम्प्लॉई को एक ही पर्सन गाइड करे तो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है भैया एक काम कराया जाए, एक दिशा में आगे बढ़ा जाए
दो तीन दिशा में आप काम नहीं कर सकते। 12th के बाद पता चला आप बीकॉम भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहे हैं और साथ में आपने कोई टीचिंग का डिप्लोमा भी भर दिया है, नहीं सक्सेस हो पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, पलट जाएगी गाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल सबॉर्डिनेशन ऑफ, आगे बताएंगे, आगे आगे बोलेंगे तभी रिवाइज होगा। क्या? सबॉर्डिनेशन ऑफ, बताओ। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ये बहुत ही अजीब प्रिंसिपल था कि अगर किसमें डिस्प्यूट हुआ, कंपनी के इंटरेस्ट में और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में डिस्प्यूट हुआ, एम्प्लॉय कुछ और चाह रहा है, कंपनी कुछ और चाह रही है, तो भैया हम किसको प्रेफरेंस देंगे? बताओ। हम कंपनी को प्रेफरेंस देंगे, कंपनी की वैल्यू को रखा जाएगा क्योंकि कंपनी की वजह से वर्कर्स हैं। क्लियर? बोलो। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में बोलता है, कीवर्ड्स अंदर लिखा हुआ है, जस्ट एंड इक्विटेबल। कम दोगे तो भी बात बिगड़ जाएगी, ज़्यादा देते हो तो भी बात बिगड़ जाएगी। तो इससे बढ़िया आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसा देना है, कैसा परफॉर्मेंस, कब अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो, जस्ट एंड इक्विटेबल सैलरी देनी है उसको। क्लियर? बोलो। उसके बाद था हमारे पास 8th प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सारी पावर एक जगह है। सेंट्रलाइजेशन से सारे डिसीजन एक पर्सन लेगा, सबको फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइज क्या है? आप अपना डिसीजन, आप अपना डिसीजन, आप अपना डिसीजन, आप अपना डिसीजन, आप अपना डिसीजन। तो सेंट्रलाइजेशन अपनी जगह बेटर है, डिसेंट्रलाइजेशन अपनी जगह बेटर है। जब जैसी सिचुएशन होगी हम उसी तरीके से काम करवाएंगे। क्लियर? बोलो। चले आगे यहाँ तक। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्केलर चेन। स्केलर चेन का डायग्राम मैंने आपको बताया था, डायग्राम आपको बनाना है, उस डायग्राम के थ्रू आप करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब कौन सा नंबर प्रिंसिपल है ये? 10th। स्टेबिलिटी, जल्दी से मूव नहीं करना, प्रमोशन जल्दी नहीं करना, ट्रांसफ़र जल्दी नहीं करना, परफॉर्मेंस करने का टाइम देना है, परफॉर्म कर लेगा। ऐसा नहीं है उसको बस बोल दिया कि भाई तूने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तेरे को हम तबादला कर रहे हैं। उसको एक मिनिमम टेन्योर दो। बुक के अंदर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ, मिनिमम टेन्योर दो से परफॉर्म करने के लिए वो परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्म ना करे तो आप एक्शन लीजिए। जल्दी जल्दी उसको मूव मत करो। क्लियर? बोलो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा बच्चा? इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल कहता है जी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव को बढ़ावा कंपनी में नहीं देना, किसी भी बेस पे। अगर ऐसा करोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होगा। ये नॉर्मल सोशल लाइफ में चलता है, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में करोगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिलेगी। यहाँ तक प्रिंसिपल कर क्लियर? मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ। बोलो। 13 प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है जी इनिशिएटिव। एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करो कि वो पहला कदम खुद उठाए, अगर क्या करना है उसे खुद पता होना चाहिए। इनिशिएटिव प्रिंसिपल, जैसे कि एक टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पूरा कोर्स करा दिया, अब स्टूडेंट को खुद बोलना चाहिए कि सर हमारा आप टेस्ट लो ताकि हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो पाए। तो ये स्टूडेंट की तरफ से क्या लिया गया है? ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है ना? कोई चीज़ आपका मेंटर बोले, आपका गाइडर बोले, उससे पहले कि हम उसको करें या करवाएं, उसे हम बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल? इक्विटी प्रिंसिपल, सॉरी इनिशिएटिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है बताओ? एस्प्रिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब, एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ है जी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइट में रहो, एकता में रहो, वरना सामने वाली कंपनी आपको क्या कर देगी? विभाजन कर देगी, जैसे ब्रिटिश ने किया। ब्रिटिश ने देखा इंडिया में लोग कैसे बटे हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म,
इस तरीके से। तो क्यों ना हम ऐसा रूल यहाँ पे ला दें ताकि लोग आपस में लड़ भिड़ जाएं, ठीक है ना। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी ला दी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तो इसी तरीके से कंपनी में भी अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है सामने वाली कंपनी या कोई भी आपका कॉम्पिटिटर इसका फ़ायदा उठा ले। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये दिए हैं किसने, F.W. टेलर। F.W. टेलर ने कौन से प्रिंसिपल दिए हैं बताओ, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो मैं रीड कर रहा हूँ। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing them that they do it in the best and cheapest way. साइंटिफिक तरीका वो है जब आपको ये पता चल जाए कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट आप चाहते क्या है एम्प्लॉय से, और फिर उसको चेक करें कि जो आप चाह रहे हैं वो उस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है, चीप एंड बेस्ट वे में हो रहा है या नहीं। ये टेलर बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, पहले आपको पता चले क्या करना है, ठीक है, फिर उसको चेक कीजिए हो रहा है या नहीं। जब आपने ऑर्डर दे दिया और उसको ऐसे होना चाहिए, चीप एंड बेस्ट वे में होना चाहिए, न कि ये आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो 3 स्टेप में डेफिनेशन दी है किसने, F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की। क्लियर। एक और डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, इट मीन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टूल्स। आपके जो टूल्स यहाँ पे यूज होंगे ना वो स्टैंडर्ड्स होंगे, फालतू के टूल नहीं, फालतू के तरीके नहीं। जो मेथड यूज होंगे वो कैसे होंगे, बेस्ट मेथड्स होंगे, बिल्कुल ट्रेंड एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेंगे, ट्रेंड एम्प्लॉय, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट। पर्पस क्या है, आउटपुट बढ़े किसी तरीके से, पर्पस क्या है आपका रिजल्ट बढ़े। और कैसे बढ़े बताओ, लास्ट में क्या था, रिड्यूस कॉस्ट। कैसे हो, रिड्यूस कॉस्ट। टूल यूज करने हैं, बेस्ट मेथड यूज करने हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय से काम करवाना है, आउटपुट बढ़े और कॉस्ट कम लगे। ये भी क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोलो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है बोलो, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं बताओ, आपकी बुक में कितने थे, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बुक से चेक करो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, 2 प्रिंसिपल हो गए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और एक है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यही है। चले शुरू करें अब 1 बाय 1। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये प्रिंसिपल क्या कहता है जी, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले टेलर कहते हैं कि अगर एक कंपनी में मान लीजिए 3 मैनेजर हैं, ठीक है, 3 मैनेजर एक कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है, तो कोई अपने तरीके से काम करेगा, दूसरा अपने तरीके से काम करेगा, तीसरा अपने तरीके से काम करेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा नो डाउट, बट हो सकता है एक का तरीका डिफ़िकल्ट हो, एक का ईजी हो, एक का बहुत हार्ड हो। तो टेलर ने पहले ये बोला कि भाई ये हुक एंड क्रूक तरीके को हटाओ, डिफरेंट मेथड्स को हटाओ, एक बेस्ट मेथड को डिराइव करो, यही कीवर्ड्स थे। 1 बेस्ट मेथड को आप डिराइव करो जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है ना। तो डिफरेंट मेथड को रिप्लेस करके ओनली 1 मेथड को लाओ और उसको डेवलप करो खुद से, जिससे बेस्ट रिजल्ट आए। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए का तरीका, मिस्टर बी का तरीका, सी का, जो सबके लिए अफोर्डेबल है, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस तरीके को आप इम्प्लीमेंट कर दो। तो इससे क्या होगा, एक साइंटिफिक तरीका आ गया, और जो रूल ऑफ थंब मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे थे जिसने जो बोला उसको हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसिंग करना ही, ट्रायल
ट्रायल एंड एरर अप्रोच को हिट करना, हटाना ही हमारा तरीका है। क्लियर ये प्रिंसिपल? हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट आ गया हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। देखो जी, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में प्रिंसिपल कहते हैं, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो वर्कर हैं और जो मैनेजर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बीच में लिंक का काम करते हैं। लिंक का मतलब वर्कर ने काम किया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दी, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए, वर्कर को बोल दिया। तो ये दोनों लिंक की कड़ी के बीच में काम करते हैं। दोनों द्वारा कंपनी चलाई जा रही है, कोई एक कंपनी नहीं चला रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, वर्कर और मैनेजमेंट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, दंगे फसाद क्रिएट ना हो जाए। कंप्लीट हार्मनी मतलब कंप्लीट उनके अंदर हमें दोस्ती चाहिए। दोस्ती नहीं होगी तो दोनों में एक दूसरे में क्या होगा, तू मैं खड़ी हो जाएगी कि तुम चला रहे हो कंपनी, मैनेजमेंट सोचेगा कि वर्कर निकम्मे, वर्कर सोचेंगे कि मैनेजमेंट बस सैलरी उठाता है, काम करता नहीं। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच अदर, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर वर्कर हैं तभी फैक्ट्री चल रही है, ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट हैं तभी कंपनी के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। बोथ शुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स वैल्यू। तो ये तब आएगा जब लोगों में क्या होगा, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल मतलब सोच में परिवर्तन होना चाहिए कि सिर्फ मेरी वजह से कंपनी नहीं चल रही। तो यही ये प्रिंसिपल है, हार्मनी रखनी है, नॉट डिस्कार्ड। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तीसरा प्रिंसिपल जो है इसी चीज का एक्सटेंशन है। भैया कॉपरेट करो, कॉपरेट नॉट इंडिविजुअलिज्म। मेरा से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? सबकी वजह से कंपनी चल रही है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है ये प्रिंसिपल? डिटेल से कीवर्ड्स को समझते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है जी, पहली बात तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पिछले प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। जो बात पिछले प्रिंसिपल ने बोली उसी को ये आगे बढ़ाता है। तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये कहता है कंपटीशन मत करो, कॉपरेशन करो। पता चला वर्कर और मैनेजमेंट लड़ाई चल रही है, कौन कितना पैसा उठाएगा, किसकी सैलरी ज़्यादा होगी। रिप्लेस करना है, कॉपरेशन रखना है, कंपटीशन नहीं। ये कीवर्ड्स याद रखने। उसके बाद कैसे कॉपरेशन कंप्लीशन में ख़त्म होगा, मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्म करे तो उसको रिवॉर्ड दे, उसको मीटिंग में बुलाए, उसकी बातों को सुने। और वर्कर की जिम्मेदारी बनती है कि आए दिन अपनी नाजायज बातों को, मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक पे ना बैठ जाए। यही प्रिंसिपल कहता है। सजेशंस का भी वेलकम किया जाए और उनकी आए दिन ऐसा कुछ ना हो जिससे उनकी क्या हो, लेबर यूनियन हड़ताल करने बैठ जाए। हम ये नहीं चाहते। तो दिस इज व्हाट एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। और ये तभी पॉसिबल है जब कब होगा, कंपटीशन रिप्लेस हो जाए कॉपरेशन से, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ जाएं। दोनों मतलब वर्कर एंड मैनेजमेंट। क्लियर? देखो जी, फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी। पहले तो इसका नाम ही याद हो जाए एग्जाम में, बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल? आप कोशिश करो हर वर्कर को ट्रेनिंग दो। बिना ट्रेनिंग किए वर्कर, भाई जाहिर सी बात है गलत काम हो जाएगा, उससे टूट फूट हो जाएगी, समय की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, इक्विपमेंट्स की बर्बादी। और कैसी ट्रेनिंग दो, साइंटिफिक ट्रेनिंग दो। उसको समझाओ कि ट्रेनिंग से उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, कंपनी में भी बढ़िया परफॉर्म करेगा, और बाई चांस कभी कंपनी छोड़ के जाना पड़ा उसको तो वहाँ भी उसको अच्छा अप्रेजल मिलेगा। तो डेवलपमेंट आप कोशिश करो, उसको यूज़ मत करो। वर्कर का क्या करो, डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म क्या है, बेनिफिट है। कंपनी में भी अच्छा काम करेगा, आगे भी अच्छा काम करेगा। और कैसे डेवलपमेंट, साइंटिफिक तरीके से, उसकी एफिशिएंसी को देख के, जो जिस काम में एक्सपर्ट है। जिसको अकाउंट्स अच्छी लगती है, अकाउंट्स अच्छा पढ़ाओ। जिसे साइंस अच्छी लगती है, साइंस अच्छा पढ़ाओ। जिसे बायो समझ में नहीं आती, उसको बायो मत पढ़ाओ। साइंटिफिक तरीके से आगे चलो, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है उसी को ट्रेनिंग दो। क्लियर? दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल। बोलिए, कोई प्रॉब्लम?
चारों प्रिंसिपल समझ में आ गए? तो बताओ एक बार क्या प्रिंसिपल थे। पहला प्रिंसिपल क्या था जी? बोलो जी बोलो। यस, पहला प्रिंसिपल बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोला इसके अंदर? इसके अंदर बोला साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक तरीका, हुक एंड क्रुक से नहीं। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड क्या बोला? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड क्या बोला? मेंटल रिवॉल्यूशन, एक दूसरे की वैल्यू को समझना है। तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्या बोला? कॉपरेट करके काम करो। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। एक और वर्ड था कीवर्ड, कंपटीशन रिप्लेस बाय कॉपरेशन। यही चीज तो याद रखनी, यही कीवर्ड चाहिए मैम को मार्क्स के लिए। और लास्ट प्रिंसिपल क्या बोला? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट, बोलो, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्लियर? चल अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल एंड टेलर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, अलग अलग बेसिस पे हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। फेयोल की बातें क्या, टेलर की बातें क्या, उनके प्रिंसिपल में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला बेसिस है पर्सनैलिटी। पहला बेसिस है पर्सनैलिटी। भाई साहब जो हेनरी फेयोल थे वो थे प्रैक्टिशनर। उन्होंने कंपनी में जो है अपने प्रिंसिपल लगाए हैं। उनके जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस पे बेस है। तो मैंने इसमें जब प्रिंसिपल समझाया तो याद है वर्ड आया था बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, याद है? तो फेयोल के प्रिंसिपल कैसे बेस्ड है बताओ? प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ये प्रैक्टिशनर थे। और टेलर के प्रिंसिपल क्योंकि साइंटिफिक है तो ये क्या थे बताओ? ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो प्रिंसिपल कौन से डिराइव किए? साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्योंकि ये क्या थे बाय प्रोफेशन बताओ? साइंटिस्ट। अच्छा, अब अगर ये याद हो गया तो दूसरा पॉइंट भी याद हो जाएगा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, प्रिंसिपल कैसे बनाए इन लोगों ने? ये प्रैक्टिशनर थे तो इन्होंने कैसे बनाए? पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। जैसे कोई चीज बार बार पढ़ो तो वो याद हो जाती है, तो एक्सपीरियंस है ये। टेलर के प्रिंसिपल कैसे बने? अब ये साइंटिस्ट थे तो इनको क्या करना पड़ेगा बताओ? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कई सारे एक्सपेरिमेंट बेकार जाएंगे, फिर एक कोई सटीक फिट बैठेगा। क्लियर? दो बेसिस, बोलो। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब किस पे अप्लाई है? ये जो फेयोल के प्रिंसिपल पे थे वो तो सबके लिए, सबके लिए मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। टॉप लेवल, सिर्फ मैनेजमेंट की बात की है उन्होंने, मैनेजमेंट यानी वर्कर के ऊपर इनके प्रिंसिपल नहीं लग रहे। किस पे लग रहे हैं बताओ? टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। ये मैनेजमेंट की बातें करते हैं। और जो टेलर है वो किसकी बातें करते हैं? शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल, यानी फैक्ट्री में किस तरीके से प्रोडक्शन तेज हो, आउटपुट कैसे तेज हो, उस पे बात करते हैं। तो पर्सपेक्टिव समझ में आया? इनके प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऊपर, इनके प्रिंसिपल शॉप फ्लोर फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री पे प्रोडक्शन तेजी से कैसे हो। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब एप्लीकेबिलिटी की बात करो। एप्लीकेबिलिटी की बात करो चौथा। तो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होंगे भाई? अगर इनके जनरल प्रिंसिपल है फेयोल के तो ये तो हर जगह एप्लीकेबल होंगे ना, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं वो हर सिचुएशन में नहीं होते, वो स्पेशलाइज सिचुएशन में ही होंगे। स्पेसिफाइड सिचुएशन या स्पेशलाइज सिचुएशन में, हर जगह आप टेलर के प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। क्लियर? बोलो। फोकस किस पे रहा है? किस पे फोकस किया इन्होंने? इन्होंने बोला है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होना चाहिए। एडमिन इंप्रूव मतलब मैनेजमेंट पे ध्यान था तो एडमिन इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया। अब इन्होंने फैक्ट्री पे ध्यान दिया था तो किस पे फोकस होगा बताओ? प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, खूब सारा आउटपुट हो, खूब सारा हमारा सेल हो। ठीक है, बस इतने ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ तक हम करेंगे। एक और पॉइंट है एक्सप्रेशन, अगर है आपकी बुक में तो एक्सप्रेशन। इसमें लिखा हुआ है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन अगर डिफरेंस का आता है तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का, मैक्सिमम 4 मार्क्स, और हमने 5 पॉइंट कर लिए तो एग्जाम में आप 4 पॉइंट्स ही लिख के आएंगे। क्लियर? बोलो।